हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं या जो कथन होते हैं और भी बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस सीरीज में चर्चा करने वाले हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है वह लगभग 400-450 पेजों की पुस्तक है। तो उसका सारांश हम 40-50 पेजों में महत्वपूर्ण कथन और तथ्य हैं उनको हम नोट्स बना के चलेंगे। क्या होगा कि जैसे यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता की कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी सेकंड ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनसे मतलब हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है उसके महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। आपको क्या करना है कि एक नया रजिस्टर बना के टू द पॉइंट जो मैं पढ़ा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, उनको उतार लेना है और डेली 2 या 4 मिनट के लिए उनका रिवीजन करना है जो मैं लिखवा रही हूँ, और उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना, तो लगभग हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से पूछे ही जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है उसके जो शुरुआती विशेष सूची है वहाँ से। ठीक है, एक तो प्रश्न विशेष रूप से यही बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल नाम दिए ही हैं, और उसके बजाय जो आदिकाल है उसको कैसे खंडों में बांटा है या प्रकरणों में बांटा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो इतिहास ग्रंथ है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को प्रकरणों में विभाजित किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। जैसे कि विशेष सूची है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को प्रकरण में विभाजित करके लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं शुरुआती चैप्टर की। जो विशेष सूची है उसमें जो पहला चैप्टर आता है, सबसे पहला जो पेज है वह है काल विभाग। तो काल विभाग की जो शुरुआती लाइन है, अब तक सर्वाधिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रश्न बने हैं वो है हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा। तो देखिए इसमें, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो यह जो परिभाषा है यह हर बार एग्जाम में पूछी जाती है और ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यह पहले पेज में साहित्य की परिभाषा है और इसी में ही काल विभाग में ही जो हिंदी साहित्य के जो 900 वर्षों का इतिहास है उसका जो विभाजन है वह भी इसी पेज में किया है। तो पहला प्रकरण है आदिकाल। आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। पहला है सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा वीर गाथा काल, देश भाषा काव्य, और चौथा है फुटकल रचनाएं। ठीक है, इनको याद रखना है। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, वीर गाथा काल, देश भाषा काव्य और चौथा फुटकल रचनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकरण सामान्य परिचय। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत बोध होता था, वैसे ही दोहा दुहा कहने से अपभ्रंश का प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जा सकता है। तो इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक है और स्कूल व्याख्याता, उसमें कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। और फिर है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर
विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो सामान्य परिचय के 2 पॉइंट हो गए, पहला तो ये और दूसरा ये। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इनको याद करके रखना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है इनको, ठीक है। तो सामान्य परिचय के 2 कथन हमने पढ़ लिए और आदिकाल के समय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो 150 वर्षों का इतिहास था, इसमें क्या हुआ कि जो रचनाएं लिखी गई उसमें यह तय नहीं कर पाए कि किस प्रकार की रचनाओं की इसमें प्रधानता है। धर्म, क्योंकि उसमें धर्म की रचनाएं भी लिखी गई, नीति संबंधी रचनाएं भी लिखी गई, श्रृंगार की भी लिखी गई, वीर रस की भी रचनाएं लिखी गई। तो लेकिन एक विशेष जो रचना है उसका प्रभाव जो हम मान सकते हैं, उसका कालखंड की प्रधानता किस रस में रही, इस प्रकार की रचना में रही, यह पता नहीं चला। तो यह क्या है कि अनिर्दिष्ट काल भी रहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अनिर्दिष्ट काल भी कहा है, ठीक है। तो फिर है, अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक पता चलता है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई बातें हैं। उस काल के बाद जब क्या हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की चढ़ाइयाँ प्रारंभ हुई आक्रमणकारियों की, तो तब धीरे धीरे क्या हुआ कि राजाओं की प्रशंसाओं को लेकर रचनाएं लिखी गई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इसका नाम वीर गाथा काल रख दिया, ठीक है। फिर है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल, ठीक है। तो आज के हमारी इस वीडियो में हमने आदिकाल के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने जो भी नोट्स बनाए हैं या हमने जो पढ़े हैं उनको हमें लिखना है और फिर एक बार पढ़ के फिर दूसरी क्लास को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसी तरह जिस प्रकार मेरे बनाए हुए नोट्स हैं उसी प्रकार आप बनाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।